अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और जो हमने आज पहला लेक्चर देखना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या चीज़ है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software that works as a bridge या इंटरफेस between user application and computer hardware. It is used to manage the हार्डवेयर कंपोनेंट्स या फिर हम कह सकते हैं रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज या सिस्टम रिसोर्सेज बिटवीन या एमंग लिख सकते हैं, एमंग यूजर एप्लीकेशन जिनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म के अंदर प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट लिखी है डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर हम दो तीन पॉइंट जो मेन है वो डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन को देखते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इज अ सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज इंटरफेस बिटवीन यूजर। तो यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पे ये लिखने की इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज ब्रिज या फिर इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूजर एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान जो है ये इंटरफेस के तौर पे काम करता है या ये ब्रिज के तौर पे काम करता है। तो ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये किस सॉफ्टवेयर की टाइप है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद तो पहला पॉइंट, यहां तक जो हमने पॉइंट देखे हैं वो दो हैं। पहली बात तो यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये यूजर एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान किसके तौर पे काम करता है, इंटरफेस या ब्रिज के तौर पे काम करता है। तो दो पॉइंट्स आ गए कि पहला तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा ये यूजर एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे या इंटरफेस के तौर पे काम करता है। अब अगले सेंटेंस के अंदर क्या है, इट इज यूज्ड टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज अमंग यूजर एप्लीकेशन। जो यूजर प्रोग्राम चला रहा होता है, जो यूजर सॉफ्टवेयर चला रहा होता है, उनके दरमियान जो रिसोर्सेज हैं, मसलन जो हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, जो फाइलें हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, उनको मैनेज करवाता है उन एप्लीकेशंस के दरमियान। तो देखिए हमने इस डेफिनेशन के अंदर तीन मेन पॉइंट लिखे हैं। पहला जो मेन पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि ये इंटरफेस है, ये क्या है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन, यूजर एप्स एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, उनके दरमियान क्या है, इंटरफेस है। तीसरा पॉइंट जो इस सेंटेंस के अंदर हमने लिखा है कि ये सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो देखेंगे आगे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स या हार्डवेयर रिसोर्सेज जिसको हम फिजिकल रिसोर्सेज कहते हैं, और दूसरे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज जिनको हम लॉजिकल रिसोर्सेज देखते हैं। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एप्लीकेशंस के दरमियान रिसोर्स मैनेजर का काम करता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, इट वर्क्स एज रिसोर्स मैनेजर।
तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला हमने लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है कि आपने करना क्या है, आपने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, अब आपने करना क्या है। ये हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने क्या काम करना है। तो अगर आप लोग सॉफ्टवेयर की टाइप्स के अंदर जाएं तो दो मेन तरह के सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको, एक होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक यूजर या एक कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवाती है, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनवाती है। मसलन एक कॉलेज ने सॉफ्टवेयर बनवा लिया अपने स्टूडेंट का डाटा या कॉलेज का डाटा स्टोर करने के लिए। एक हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है या हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट का एक सॉफ्टवेयर है जो हॉस्पिटल के अंदर डाटा पेशेंट्स के हवाले से या डॉक्टर के हवाले से स्टोर करेगा, ठीक है। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी है, उसने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि उसकी जो यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से डाटा टीचर्स का है या प्रोफेसर्स का कह लें या स्टूडेंट का डाटा या उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो देखिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी आगे कुछ टाइप्स हैं। तो उसके बाद है दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलने में मदद देते हैं, जिनके बगैर सिस्टम या कंप्यूटर कह लें उसके बगैर वर्क नहीं करता, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो फिर भी सिस्टम वर्क करेगा। अगर MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, अगर कोई प्लेयर इंस्टॉल नहीं है तो सिस्टम आपका बंद नहीं हो रहा, सिस्टम आपका वर्क करेगा, ठीक है। अगर तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो फिर वो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम को चलने में मदद देता है। जो आप एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाते हैं, आपने कोई प्लेयर चला लिया, आपने कोई फर्ज करें ऑफिस का कोई सॉफ्टवेयर चला लिया, तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको हार्डवेयर के ऊपर जो एग्जीक्यूट करवाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। तो ऐसे कह लें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान के बगैर कंप्यूटर वर्क ही नहीं करता। ना हार्डवेयर वर्क करते हैं, हार्डवेयर मैनेज होते हैं, ना ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलने में मदद देता है। किस तरह चलने में मदद देता है कि यूजर जो भी प्रोग्राम चलाता है, जो भी सॉफ्टवेयर चलाता है, उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट कौन करता है, उसको मैनेज कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर करवाता है। अब जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उनको मैनेज कौन कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना लाजमी है। इसके बगैर ना तो कोई हार्डवेयर मैनेज होंगे, ना ही आपका यूजर का जो प्रोग्राम है वो हार्डवेयर के ऊपर हार्डवेयर को एक्सेस कर पाएगा, इसके बगैर एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इट इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। अब देखें कुछ सीक्वेंस बना लेते हैं यहाँ पे। अब एक यूजर बैठा है, वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यूजर जब भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है तो वो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए करता है। आपने कोई सॉन्ग चलाना है तो प्लेयर के ऊपर चलेगा, आपने कोई फाइल लिखनी है तो कोई सॉफ्टवेयर पे लिखी जाएगी, आपने कोई फाइल ओपन करवानी है तो सॉफ्टवेयर पे ओपन होगी। तो ये जितना भी यूजर वर्क करेगा सिस्टम के ऊपर बैठ के वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए करेगा। तो यूजर इंटरेक्ट सिस्टम के साथ किसके जरिए से करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए से। तो यूजर हमेशा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर OS यहाँ पे मैं वर्ड लिखूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कौन कनेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके साथ कनेक्ट करवाएगा, हार्डवेयर के साथ। ये किसके साथ कनेक्ट करेगा, हार्डवेयर के साथ। असल में ये सीक्वेंस होती है, यूजर कहता है कि डायरेक्ट ही मैं हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा हूं, तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यूजर ने जो भी सिस्टम पे काम करना है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए करेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए से सिस्टम को जो भी कमांड देगा वो कमांड पहले किसके पास जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम उस
कमांड को या उस प्रोग्राम को या उन इंस्ट्रक्शन को किसके ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर रन कराएगा, ठीक है, सीपीयू के ऊपर या रैम के अंदर लेके जाएगा, रैम से सीपीयू के अंदर जाएगा, ठीक है, फिर सीपीयू से जो है प्रोसेस होके वापस आएगा रैम के अंदर, रैम से फिर जाएगा किसी आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। तो ये क्या करेगा, हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कौन करवाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम को आप निकाल लें तो कभी भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आज तक के जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है, जबकि जो हमारे हार्डवेयर हैं वो 01 को, बैटरी फार्म को समझते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझते। तो बगैर अगर दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल लें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ये दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के ऊपर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ ब्रिज, वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या आ जाती है हमारे पास, ये जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिस तरह कीबोर्ड है, माउस है, या मॉनिटर है, या स्कैनर है, या कह लें रैम है, हार्ड डिस्क है, या जितने भी सीपीयू है, रजिस्टर्स हैं, कैश मेमोरी है, ये क्या हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। आपका जो भी प्रोग्राम होता है वो इन हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है, पहले रैम के अंदर जाता है, रैम से सीपीयू के अंदर जाएगा, कुछ रजिस्टर इस्तेमाल करेगा, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जो आउटपुट आएगी, रिजल्ट आएंगे, वो दोबारा रैम के अंदर रखवाए जाएंगे, और रैम से वो रिजल्ट कहां पे जाएंगे, आपकी आउटपुट डिवाइस के पास जाएंगे। तो इस तरह से जो है कुछ वर्क करते हैं हार्डवेयर के साथ। इसका कनेक्शन कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखें, इट वर्क्स एज रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ी डायग्राम देख लेते हैं कि आपका डाटा जो भी है वो कहां पे स्टोर होता है, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर। आपने जो भी डाटा स्टोर किया है, आपने ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, या कोई सॉफ्टवेयर की एक्सी फाइल्स हैं, वो कहां पे स्टोर होंगी, हार्ड डिस्क के ऊपर। एचडी मैंने लिखा है हार्ड डिस्क। अब उसके बाद यहाँ पे होती है रैम, यहाँ पे क्या होगी, रैम होगी। अब यहाँ पे होता है, ऐसे समझ लें, सीपीयू होता है या प्रोसेसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई इनपुट डिवाइसेस कह लें, आईडी में लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, और यहाँ पे आप क्या कर लें, आउटपुट डिवाइस कह लें, ठीक है। आपने इनपुट डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए, कीबोर्ड को या माउस को इस्तेमाल करते हुए आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि हार्ड डिस्क के अंदर फलां जो सॉन्ग पड़ा है या फलां जो फाइल पड़ी है, चाहे ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, आपने उसके ऊपर क्लिक किया किसी इनपुट डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इंस्ट्रक्शन चली जाएंगी कि यूजर इस फाइल को क्या करना चाहता है, ओपन करना चाहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है फाइल मैनेजर, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्टिव करेगा, ठीक है, जो फाइल्स को मैनेज करता है। अब वो फाइल मैनेजर क्या करेगा, हार्ड डिस्क में से वो फाइल क्या करेगा, सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो फाइल क्या करेगा, रैम के अंदर लोड कर देगा, रैम के अंदर लोड कर देगा। हार्ड डिस्क में से जो भी आप फाइल चलाते हैं वो डायरेक्टली कभी भी सीपीयू के पास नहीं जाती, वो कहां पे जाती है, पहले रैम के पास जाती है, ठीक है। अगर तो सीपीयू वहां पे फ्री हो चुका है, फिर उस फाइल को या उस प्रोग्राम को लोड कर दिया जाता है कहां पे, सीपीयू के अंदर, ठीक है। मैं प्रोग्राम इसलिए कह रहा हूं, चाहे आप ऑडियो फाइल चलाएं या वीडियो फाइल चलाएं, वो किसी प्रोग्राम के ऊपर रन होगी, ठीक है, वो किसी छोटे से सॉफ्टवेयर पे रन होगी। तो वो सॉफ्टवेयर जब एग्जीक्यूट होगा तभी आप लोगों की फाइल एग्जीक्यूट होगी, वो चलेगी, वो प्ले होगी, वो ओपन होगी, ठीक है। तो पहले हार्ड डिस्क से जो भी डाटा चलाएंगे, यूज करेंगे, तो वो कहां पे जाएगा, पहले रैम के अंदर, रैम से फिर कहां पे जाएगा, सीपीयू के अंदर या प्रोसेसर के अंदर। अब सीपीयू के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहां पे रखवा दिया जाएगा, वो आपकी रैम के अंदर रखवा दिया जाता है, ठीक है। फिर रैम से आपका जो रिजल्ट है वो कहां पे जाता है, किसी आउटपुट डिवाइस के पास जाता है। वो आउटपुट डिवाइस कोई डिस्प्ले स्क्रीन हो सकती है, कोई मॉनिटर हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने वो आउटपुट जो है दोबारा हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करवानी है, तो फिर वो फाइल जो प्रोसेस हो चुकी है, जो आउटपुट फॉर्म के अंदर आ चुकी है, वो दोबारा राइट कर दी जाएगी हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस क्या किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलने में मदद देता है। किस तरह मदद करता है कि यूजर जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है, जो भी प्रोग्राम चलाता है, उस प्रोग्राम को जो है पहले, क्योंकि प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को जो हार्डवेयर है
वो अंडरस्टैंड नहीं करते, सीपीयू अंडरस्टैंड नहीं करता, ना ही रैम अंडरस्टैंड करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो प्रोग्राम जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, क्योंकि प्रोग्राम लिखे होते हैं या लेटर के अंदर या डिजिट के अंदर या इंग्लिश इस तरह के लिखे होते हैं, उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, 01 फॉर्म के अंदर। कैसे कन्वर्ट करता है वो भी हम बाद में देखेंगे। फिर 01 फॉर्म के अंदर या बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद वो हार्डवेयर के ऊपर उनको क्या कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट किस तरह से कराएगा, पहले उस प्रोग्राम को लोड करेगा रैम के अंदर, रैम से जाएगा सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर जब जाएगा तो रैम से 1 बाय 1 जो डाटा उस प्रोग्राम का पढ़ा होगा या इंस्ट्रक्शंस पढ़ी होंगी उसको बारी बारी एग्जीक्यूट कराएगा, लोड कराएगा सीपीयू के अंदर। जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसकी आउटपुट राइट करता जाएगा कहां पे, रैम के अंदर। अब रैम से वो आउटपुट जाएगी या तो आउटपुट डिवाइसेस के पास, या वो आउटपुट अगर आप फाइल सेव करना चाहते हैं जो आउटपुट है वो दोबारा हार्ड डिस्क के अंदर क्या कर दी जाएगी, सेव कर दी जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि जिसके बगैर सिस्टम नहीं चलता, ना हार्डवेयर कंपोनेंट्स मैनेज होंगे, ना ही आपका यूजर का जो एप्लीकेशन है वो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो आपका वो चलेगा नहीं, तो यूजर का काम भी नहीं होगा। उसके बाद इट इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि ये यूजर जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है उसको हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कनेक्ट करवाता है। अगर तो दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल लें तो आजकल के जो सॉफ्टवेयर हैं वो कभी भी हार्डवेयर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब हार्डवेयर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब सीपीयू के पास कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं करेगा, तो यूजर को आउटपुट भी नहीं मिलेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो है कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा। उसके बाद इट वर्क्स एज रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, इट वर्क्स एज रिसोर्स मैनेजर। अब यहाँ पे वर्ड आया है रिसोर्स का। अब ये रिसोर्स क्या चीज है, ठीक है, रिसोर्स कहते हैं किसी जराए को। ठीक, देखें किसी भी प्रोग्राम को, प्रोग्राम देखें कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, जब वो चलना शुरू हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म के अंदर उसको कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए, क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या चीज है, देखें जो भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं, आपने VLC प्लेयर चला लिया, आपने MS वर्ड चला लिया, आपने MS एक्सेल चला लिया, या इसी तरह जो भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जब वो सिस्टम के अंदर चलना शुरू हो जाता है, जब वो एक्टिव हो जाता है सिस्टम के अंदर, अपनी वर्किंग हालत के अंदर आ जाता है, उसको कहा जाता है प्रोसेस। ठीक है, अगर तो आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हैं, ठीक है, वो तब तक सिस्टम के अंदर एक्टिव नहीं होंगे जब तक आप उनको नहीं चलाएंगे, तब वो पैसिव हालत के अंदर आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहेंगे। तब जब वो सिस्टम के अंदर नहीं चल रहे होंगे, स्टोर तो है हार्ड डिस्क के अंदर लेकिन वो नहीं चल रहे, हमने उनको एक्टिव ही नहीं किया, हमने उनको चलाया ही नहीं, यूज ही नहीं किया, तो तब हम उनको प्रोसेस नहीं कहेंगे, तब हम उनको प्रोसेस नहीं कहेंगे। प्रोसेस कब कहेंगे, जब आप कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जब वो चलाते हैं तो हार्ड डिस्क से चला जाता है रैम के अंदर, तब वो एक्टिव हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, अपनी वर्किंग परफॉर्म शुरू कर देता है, तो तब हम उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे या उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे, तब हम क्या कहेंगे, उसको प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या चीज है, कोई भी प्रोग्राम जो एक्टिव स्टेट के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। अब रिसोर्स की बात करते हैं। देखिए कोई भी प्रोसेस जब वो क्रिएट होता है, उसकी क्रिएशन से लेके उसकी टर्मिनेशन तक, उसकी एंडिंग तक, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको प्रोसेस होने के लिए मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो मुख्तलिफ चीजें क्या होंगी, उसको रैम की भी जरूरत पड़ेगी, उसको सीपीयू की भी जरूरत पड़ेगी, सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी, उनको इनपुट डिवाइस से कोई डाटा लेना है वो भी जरूरत पड़ेगी, उनको किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर अपना डाटा राइट करवाना है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। दरमियान में रैम और सीपीयू के दरमियान एक मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, उनके अंदर कोई आउटपुट रखवाना या वहां से कोई डाटा उठाना उसकी भी जरूरत पड़ेगी, या उसने कोई फाइल में से डाटा को रीड करना है उसके लिए भी क्या करे, उसको जरूरत पड़ेगी। तो रिसोर्स कहते हैं एक प्रोसेस को या एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो हमने चला रखा है उसको उसकी क्रिएशन से लेके उसकी टर्मिनेशन तक जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स की या जितने भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की या जितने भी फाइलों की या जितने भी डाटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल करने के लिए उसको क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। तो रिसोर्स क्या है, कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी फाइलें
जो एक प्रोसेस को चाहिए होती है अपने एग्जीक्यूशन मुकम्मल करने के लिए, उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, उन फाइलों को हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, अब रिसोर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास फिजिकल रिसोर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्स। इनको हम लॉजिकल रिसोर्स भी कहते हैं। रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के रिसोर्सेज हैं। क्या हमने पहले भी बात किया है कि एक प्रोसेस या एक प्रोग्राम जो हम चलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं एक्टिव हालत के अंदर होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। एक प्रोसेस को उसकी क्रिएशन से लेके उसकी टर्मिनेशन तक जिन जिन हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिन जिन फाइलों की जरूरत पड़ती है, जिन जिन प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है, उनको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज दो तरह के हैं, एक है फिजिकल रिसोर्सेज, दूसरे हैं एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज को फिजिकल कहते हैं किसी चीज को जो कोई वजन रखती हो, जगह घेरती हो, कोई वॉल्यूम हो उसका जिसको हम देख सकें, छू सकें, वो क्या है, फिजिकल चीज है। तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज। जिस तरह हमारे पास रैम आ गई, हार्ड डिस्क आ गई, सीपीयू आ गया, आउटपुट डिवाइसेज आ गई, इनपुट डिवाइसेज आ गई, कैश मेमोरी आ गई, ये सारे कौन से रिसोर्सेज हैं, ये है फिजिकल रिसोर्सेज जो कि एक प्रोसेस को चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। अब उसके बाद है दूसरा एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो लॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको हम देख तो सकते हैं लेकिन उन फील तो कर सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते। मसलन एक प्रोसेस आया, उसको फाइल में से कोई डाटा चाहिए, फाइल में से क्या चाहिए, डाटा चाहिए। ठीक है, तो वो फाइल जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो लॉजिकल रिसोर्स होगा, वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्स होगा। चाहे ऑडियो फाइल है चाहे वीडियो फाइल है। मसलन आपने एक ऑडियो सॉन्ग पढ़ा था, आपने उसके ऊपर क्लिक किया, फर्ज करें जब क्लिक करेंगे तो वो फाइल किसी सॉफ्टवेयर पे चलेगी, किसी प्लेयर पे चलेगी। वो प्लेयर फर्ज करें VLC प्लेयर है, वो VLC प्लेयर जो है, प्रोग्राम जो है वो चल पड़ेगा। जब वो चल पड़ेगा तो उसको फाइल चाहिए, फाइल क्या है, उसको चाहिए। फाइल कौन सी होगी, जो आपने ऑडियो फाइल चलाई होगी। तो वो जो फाइल है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्स है। वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्स है। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड की फाइल थी, आपने उस वर्ड की फाइल को आपने ओपन किया, जैसे आप ओपन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा जिसके अंदर वो ओपन होनी है, ठीक है, किसके अंदर ओपन होगी, MS वर्ड के अंदर ओपन होगी, MS वर्ड को एक्टिव करेगा। जब MS वर्ड चल जाएगा फिर वो फाइल, MS वर्ड वो फाइल डिमांड करेगा जो यूजर ने ओपन की है। फिर वो फाइल जब उसका डाटा आ जाएगा MS वर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज जो है वो कोई ऑडियो फाइल भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, या किसी दूसरे प्रोग्राम का कोड भी हो सकता है। ये याद रखें, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का कोड या डाटा इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मसलन एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोग्राम था, उसने दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम था उसको उसने क्या किया, इस्तेमाल किया, उसने उसको क्या किया, शेयर किया। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज के अंदर क्या आ जाते हैं, कोई डाटा भी आ जाता है, कोई कोड भी आ जाता है जो एक प्रोसेस को चाहिए अपने एग्जीक्यूशन मुकम्मल करने के लिए। तो ये डेफिनेशन थी जिसके अंदर हमने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को चलने में मदद देता है, इसके बगैर सिस्टम वर्क ही नहीं करता। दूसरा पॉइंट क्या था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान क्या है, ये इंटरफेस है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कमांड्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करवाता है हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर जो भी रिजल्ट देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिजल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जब वो रिजल्ट आ जाता है तो यूजर उसको व्यू कर लेता है। ठीक है, दरमियान में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दें तो आजकल के जो सॉफ्टवेयर हैं वो किसके अंदर है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं, उनके अंदर लेटर हैं, नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं। तो ये जो है इनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड हार्डवेयर नहीं करेंगे। तो इनके बगैर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के ऊपर रन नहीं कर सकते, हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा जो समझने कंप्यूटर है वो खाली डब्बा है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट क्या था, इट वर्क्स एज रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, रिसोर्सेज हमने देखे दो तरह के हैं, एक प्रोसेस को उसकी शुरू से लेकर आखिर तक अपने एग्जीक्यूशन मुकम्मल करने के लिए रिसोर्सेज की मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पड़ती है, उनको क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज, उसको जो हार्डवेयर कंपोनेंट चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। लॉजिकल रिसोर्सेज या एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज कौन से हैं, फाइलें या कोई कोड या कोई डाटा उसको चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। अब रिसोर्स मैनेजर का काम किस तरह से करता है, देखें, अब अपने सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर चला के रखे होते हैं हम लोगों ने। ठीक है, हमने VLC प्लेयर पे कोई सॉन्ग भी चला रखा है, हम टाइपिंग भी कर रहे हैं,
और ब्राउजर पे कोई फाइल हमने डाउनलोडिंग पे लगा रखी है, हम 6-6 10-10 सॉफ्टवेयर एक ही सिस्टम के अंदर चला के बैठे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोसेस है सिस्टम के अंदर, जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, जितने भी यूजर ने प्रोग्राम चला के रखे हैं सिस्टम के अंदर, वो क्या है हमारे लिए प्रोसेस हैं। जबकि जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, रैम भी लिमिटेड है, सीपीयू भी फर्ज कर लें एक है, अब इनपुट डिवाइसेस भी लिमिटेड है, आउटपुट डिवाइसेस भी क्या है, लिमिटेड है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, जबकि जो प्रोसेस हैं जो यूजर ने चला रखे हैं वो एक से ज्यादा है। तो रिसोर्स मैनेजर का काम किस तरह से करता है कि जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं या लॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करवाता है प्रोसेस के दरमियान। किस तरह से मैनेज कराएगा, फर्ज करें 3 सॉफ्टवेयर यूजर ने चला के रखे थे, वो तीनों रैम के अंदर आ गए, ठीक है। अब चौथा सॉफ्टवेयर जब यूजर चलाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि रैम तो फुल हो चुकी है, अब इसको भी तो मैंने रैम के अंदर लेके जाना है, रैम से फिर जाएगी सीपीयू के अंदर, फिर वो डिसाइड करेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर मैं रैम से निकालूं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर निकालना पड़े, एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम निकालना पड़े, जगह बनाएगा न्यू प्रोग्राम के लिए, जब जगह बन जाएगी उनको निकाल के दोबारा हार्ड डिस्क के अंदर ले आएगा, अब न्यू प्रोग्राम को लेके जाएगा किसके अंदर, रैम के अंदर। ये क्या है, मैनेज कर रहा है, ये क्या है, मैनेज कर रहा है प्रोसेस के दरमियान रिसोर्सेज को। अब सीपीयू क्योंकि एक है, एक वक्त के अंदर कोई एक ही प्रोसेस या प्रोग्राम क्या होगा, चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, रैम के अंदर वेट करेंगे या हार्ड डिस्क के अंदर वेट करेंगे, ठीक है। फिर रैम के अंदर भी जो प्रोसेस होते हैं वेट कर रहे होते हैं सीपीयू के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी एक क्यू बना लेता है, उनकी एक क्या बना लेता है, एक लाइन बना लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, ठीक है। अब इस रैम के अंदर जो प्रोसेस की क्यू बनती है उसको हम कहते हैं रेडी क्यू, उसको हम क्या कहते हैं, रेडी क्यू। रेडी क्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी प्रोसेस हैं वो सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हैं, वो वेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेडी क्यू कहते हैं। तो रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस एक से ज्यादा, एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। अगर तो प्रोसेस फर्ज करें 10 हैं रेडी क्यू के अंदर मौजूद हैं, आगे सीपीयू एक है, तो 10 में से कोई एक ही एक वक्त के अंदर एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारे क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या करेगा, फिर ये फैसला करेगा कि किस प्रोसेस को या किस प्रोग्राम को मैंने सीपीयू एलोकेट करना है और कितनी देर तक करना है, और बाकी सारे क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर फर्ज करें कि 3 प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, तीनों प्रोग्राम्स ने एक ही वक्त के अंदर एक फाइल के अंदर एक डाटा पड़ा था, उसको आप कोई वेरिएबल ए कह लें या वेरिएबल बी कह लें। फर्ज करें प्रोग्राम नंबर 1 है, प्रोसेस नंबर 2 है, प्रोसेस नंबर 3 है, एक हमारे पास एक प्रोग्राम पड़ा है, उसके अंदर वेरिएबल पड़ा है फर्ज करें ए। तीनों प्रोसेस ने, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इन्होंने डिमांड कर लिया कि इस प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल ए पड़ा है, डाटा ए पड़ा है, हमने इनको क्या करना है, एक्सेस करना है। अगर तो ये तीनों सिर्फ इसको करना चाहते हैं रीड, फिर तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको एक्सेस कर लेगा, दे देगा कि सारे एक साथ रीड कर ले। अगर तो फर्ज करें इनमें से किसी एक ने भी इसको राइट करना है, इनमें से किसी एक ने भी उसको क्या करना है, राइट करना है, या 2 ने राइट करना है, या 3 ने राइट करना है, तो फिर वो किसी एक को ही एक्सेस देगा, फिर क्या करेगा, किसी एक को एक्सेस देगा, बाकी सारे क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक ही डाटा आइटम को 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस या प्रोग्राम एक ही वक्त के अंदर राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारा डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इनकंसिस्टेंट से मुराद हमारा डाटा रिजल्ट क्या हो जाता है, डाटा गलत हो जाता है, ठीक है। तो डाटा क्योंकि क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो सिस्टम के अंदर उसके रिजल्ट गलत नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यूज गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इनको मैनेज करेगा कि पहले कौन सा प्रोसेस या कौन सा प्रोग्राम इसको यूज करे, उसके बाद कौन सा करे, उसके बाद कौन सा करे। ये उस वक्त होगा जब इनमें से कोई एक राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करेगा। अगर सारे रीड करना चाहते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वो तमाम को एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। तो रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस अगर बहुत सारे हैं सिस्टम के अंदर, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिसोर्सेज को मैनेज करता है उन प्रोसेस के दरमियान कि किस वक्त के अंदर कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को इस्तेमाल करेगा, कितना इस्तेमाल करेगा और कितनी देर तक इस्तेमाल करेगा, ये सारा डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर तो दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल लें, हो सकता है आपस में प्रोसेस
अगर हमने वो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखे हैं वो आपस में इंटरफेयर कर दें। मसलन एक प्रोसेस रैम के अंदर था, दूसरे ने आकर उसको धक्का देके निकाल लिया, एक प्रोसेस सीपीयू के अंदर था, दूसरे ने आकर उसको धक्का देके निकाल लिया, तो ये मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो ये थे इसके 3 पॉइंट्स थे जो हमने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस करने थे। अब आते हैं कि व्हाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि 1940 के अंदर जो पहला डिजिटल कंप्यूटर बना था 1940s के अंदर, ठीक है, ये जो दवाई है 1940s की, तो पहला कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर से जो वर्क स्टार्ट हुआ था 1943 को स्टार्ट हुआ था, और 1946 को वो जो आपका कंप्यूटर है जनवरी 1946 को वो डेवलप हो चुका था, वर्किंग हालत के अंदर आ चुका था। तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, इसीलिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो उसके अंदर डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस किया जाता था प्रोग्राम्स के जरिए से, तो वो प्रोग्राम्स होते थे मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो आजकल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो दरमियान में तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला फर्क तो ये पड़ेगा, अगर तो दरमियान में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल दें तो फर्क क्या पड़ेगा। पहला फर्क तो ये पड़ेगा कि हमें जो हमारे प्रोग्राम हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखने पड़ेंगे, ना ही हमें असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखना पड़ेंगे, वो डायरेक्टली हमें लिखना पड़ेंगे किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। जब मशीन लैंग्वेज के अंदर आजकल के दौर के अंदर मेरे ख्याल में कोई गिने चुने चंद लोग होंगे, प्रोग्रामर होंगे जो कि मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिख सकें, फिर उसको एग्जीक्यूट करा सकें, फिर उसकी डीबगिंग करें। मसलन उसके अंदर कोई एरर आ गया है तो उसको फाइंड करें, फिर उसको दुरुस्त करें दोबारा। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है प्रोग्राम को लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन सॉफ्टवेयर को हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। अगर दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमें हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है वो हार्डवेयर उनको पहचानेगा ही नहीं, हार्डवेयर तो बाइनरी लैंग्वेज को पहचानता है। फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो सॉफ्टवेयर है यूजर को किसके अंदर लिखना पड़ेंगे, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, जो कि जिस तरह पहले होता था आज से तकरीबन 70 इयर्स पहले, तो फिर बाइनरी लैंग्वेज के अंदर लिखना पड़ेंगे। पहला तो ये डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा क्या है, क्योंकि रिसोर्सेज को मैनेज कौन करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम क्या करते हैं, आजकल के जो प्रोग्रामर हैं सिर्फ वो अपने काम को, अपनी प्रॉब्लम को हल करने का जो कोड है सिर्फ वो लिखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, बाकी जो मैनेजमेंट का कोड है, ठीक है, कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज होना है, किस वक्त वो रैम के अंदर जाएगा, किन किन एड्रेसेस के ऊपर उसको एड्रेस स्पेस मिलेगी, किन किन एड्रेसेस को वो एक्सेस करेगा, कितनी देर बाद वो सीपीयू के अंदर जाएगा, कितनी देर तक सीपीयू के अंदर रहेगा, किन किन रजिस्टर को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और कैसे कैसे जो है वो आउटपुट आएगी। ये मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा था, जबकि ये कोड हमें अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट का कोड हम नहीं लिखते, हम कोड लिखते हैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को हल करने का, कि हमने हमारा सॉफ्टवेयर ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, हम ये नहीं लिखते कि इसको मैनेज भी हम खुद करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैनेज कौन करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल लें, पहले तो हमें बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट के अंदर क्या है, हमारी प्रॉब्लम को हल करने के साथ साथ जो कोड हमने लिखना है उसके साथ साथ वो कोड भी लिखना पड़ेगा जो कि मैनेज करवाएगा हमारे प्रोग्राम को किसके ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर। पहला क्या लिखना पड़ेगा, कोड, हमारी प्रॉब्लम का कोड लिखना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट टाइम हमने 2 नंबर को जमा करना है, 2 नंबर को जमा करने का कोड प्लस उसको मैनेज करवाने का कोड, ठीक है, कि उसको हार्डवेयर के ऊपर हमने कैसे मैनेज करना है। तो इस तरह से हमारे जो प्रोग्राम्स हैं या जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसका जो साइज है, उसकी जो लेंथ है वो काफी ज्यादा हो जानी है, वो काफी क्या हो जानी है, ज्यादा हो जानी है। तो प्रोग्रामर्स को हार्डवेयर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। आजकल के जो हमारे प्रोग्रामर हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, हार्डवेयर के बारे में उनको नॉलेज नहीं भी है, तो सिर्फ लैंग्वेज के रूल्स को देखते हुए प्रोग्राम लिख लेते हैं, बाकी काम वो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। बाकी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल ले तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट वर्क कर रहा है, हमने कैसे कैसे अपने प्रोग्राम को मैनेज करवाना है। तो क्या होगा, पहली प्रॉब्लम, अगर दरमियान में ओएस ना हो तो पहला क्या होगा, बाइनरी कोड के अंदर लिखना पड़ेगा।
दूसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम का कोड भी लिखना पड़ेगा उसको सोल्व करवाने के लिए। दूसरा क्या है, हमारे प्रोग्राम को मैनेज करवाने का कोड भी किसके ऊपर लिखना पड़ेगा, वो अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसकी वजह से प्रोग्राम काफी क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ये था। अब आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर ऐसे समझ लें कोई हजारों प्रोग्राम्स इसके अंदर मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, हजारों प्रोग्राम मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है और बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जो मेन कंपोनेंट है हमने उनको देखना है। ठीक है, हजारों की तादाद के अंदर कंपोनेंट तो हमें पता ही नहीं कौन कौन से हैं। जो मेन कंपोनेंट है हमने उनको देखना है। सबसे जो पहला कंपोनेंट होता है ना, वो होता है शेल, जो आउटर मोस्ट कंपोनेंट होता है। फर्ज करें कि अगर ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा ये वाला, उसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। मसलन आउटर मोस्ट जो प्रोग्राम है वो क्या है, शेल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने कहा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके साथ कनेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला हमारे पास प्रोग्राम होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो कौन सा है, शेल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने कहा था कि हमारे जो प्रोग्राम्स लिखे होते हैं आजकल के, वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होते हैं, उनमें नंबर्स भी होते हैं, उनमें अल्फाबेट भी होते हैं, उनमें सिंबल्स भी होते हैं। तो जबकि हार्डवेयर किसको समझता है, वो 0 1 को समझता है, वो किसको समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। जबकि हमारे जो प्रोग्राम है किसके अंदर है, वो किसके अंदर है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर है। अब दरमियान में कोई ट्रांसलेटर तो होना चाहिए, दरमियान में कोई ट्रांसलेटर तो होना चाहिए जो हमारी कमांड्स को, जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी हैं, जिसके अंदर नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट भी हैं, सिंबल भी हैं, उसको वो कन्वर्ट करे बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, 0 1 फॉर्म के अंदर, ताकि हार्डवेयर उसको क्या कर सके, प्रोसेस करवा सके। तो ये जो कमांड इंटरप्रेटिंग का काम करता है वो कौन करता है, शेल। तो शेल क्या है, शेल इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। शेल को कमांड इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। ये क्या करता है कि यूजर जो भी कमांड देता है, या तो वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर होगी या फिर वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होगी, कैरेक्टर के फॉर्म के अंदर होगी, तो जो हार्डवेयर है उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के जो भी है उसके अंदर जो कमांड्स होंगी वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होंगी। तो ये जाएंगी पहले किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो शेल कंपोनेंट है उसके पास जाएंगी। शेल कंपोनेंट उन कमांड्स को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर है या असेंबली लैंग्वेज के अंदर है या कैरेक्टर के अंदर है, उनको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, 0 1 फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर वो आगे एक कंपोनेंट होता है कर्नल, उसको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो शेल क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं। इसका मेन काम क्या है, जो कमांड्स यूजर देता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसको बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना, ताकि हार्डवेयर उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब जो दूसरा मेन कंपोनेंट है, जिसको हम हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसको कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जिसको सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, दैट इज द कर्नल। दैट इज द कर्नल। अब कर्नल क्या है, कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसे समझ लें कर्नल जो है वो लास्ट कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है। शेल जो है वो आउटर मोस्ट कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि यूजर के एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, शेल के जरिए से ही ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, और कर्नल के जरिए से ही ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। ठीक है, तो कर्नल क्या है, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गई बात। दूसरा पॉइंट क्या है कि कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा कंपोनेंट है जो हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कंपोनेंट जो हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करता है, वो कौन सा है हमारे पास, कर्नल है। अब कर्नल जो है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। कर्नल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। कर्नल के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, पहला जो प्रोग्राम होता है वो होता है इनपुट आउटपुट मैनेजर। पहला कौन सा होता है, इनपुट आउटपुट मैनेजर। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं या जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, मसलन कीबोर्ड है, माउस है, या स्कैनर है, या प्रिंटर है, या डिस्प्ले स्क्रीन है, उसको मैनेज करने कौन करता
है? कर्नल का कौन कंपोनेंट करता है? इनपुट आउटपुट मैनेजर, क्योंकि कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कंपोनेंट है जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है, हमारे प्रोग्राम को हार्डवेयर के ऊपर क्या करेगा? मैनेज करेगा। अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? दूसरा कंपोनेंट है मेमोरी मैनेजर। मैंने एमएम लिखा है, मेमोरी मैनेजर। मेमोरी किसको कहते हैं? रैम को कहते हैं, और रैम को कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोग्राम सीपीयू के अंदर आता है पहले वो रैम के अंदर उसका आना लाजमी है। सीपीयू जो भी इनपुट लेगा रैम से लेगा, और जो भी आउटपुट रखेगा किसके अंदर रखेगा? रैम के अंदर। प्रोसेसर का वर्किंग एरिया भी कहते हैं रैम को। अब मेमोरी मैनेजर, अब कर्नल का एक कंपोनेंट होता है मेमोरी मैनेजर, जो कि मेमोरी को मैनेज करता है। अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, आगे हम जब फीचर्स देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के तो उसके अंदर हमने देखना है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को दो तरह से मैनेज किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर के बेस पे और दूसरा हार्डवेयर की बेस पे, ठीक है। अब एक तीसरा कंपोनेंट होता है जो कि हम कहते हैं उसको फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर, मैंने फाइल एम लिख दिया, फाइल मैनेजर, जो कि फाइल्स को मैनेज करता है। फाइल्स कहां पे स्टोर होती है? हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, चाहे ऑडियो फाइलें हैं, वीडियो है, टेक्स्ट फाइलें हैं, एक्सी फाइलें हैं, वो कहां पे स्टोर होगी? हार्ड डिस्क के ऊपर। तो हार्ड डिस्क के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का या कर्नल का कह लें जो कंपोनेंट उन फाइल्स को मैनेज करता है। फाइल्स को मैनेज करना क्या है? फाइल को क्रिएट करना, फाइल को हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कराना, फाइल को सर्च करना, रीनेम करना, न्यू नाम देना, डिलीट करना, अपडेट करना, सारा क्या है? फाइल मैनेजमेंट है। फाइल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या है? फाइल मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट का काम कौन करता है? फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर किसका कंपोनेंट है? कर्नल का, ठीक है। अब उसका एक और कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलर। प्रोसेस शेड्यूलर, आगे देखेंगे शेड्यूलर क्या होता है। शेड्यूल का काम करना। शेड्यूल क्या चीज होता है कि हमने जो एक्टिविटीज हैं कि किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करनी है और कितने टाइम तक करनी है, ये क्या होता है? शेड्यूल होता है। हमने कहा था कि यूजर एक ही वक्त के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम या एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर या एक से ज्यादा प्रोसेस उसने चला के रखे होते हैं। अब जॉब हम आगे पढ़ेंगे, क्यूज 3 तरह की क्यूज पढ़ती हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर या प्रोसेस वेट कर रहे होते हैं। एक हार्ड डिस्क के अंदर बनती है जॉब क्यू, दूसरी रेडी क्यू के अंदर रैम के अंदर बनती है रेडी क्यू, और तीसरी बनती है हमारी वेटिंग क्यू जिसको हम कहते हैं। 3 तरह की क्यूज बनती हैं। हर क्यू के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस होते हैं, मुख्तलिफ नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं जो कि कोई काम करने के लिए वेट कर रहे होते हैं। फिलहाल हम रैम की बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा था यूजर एक ही वक्त के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस या प्रोग्राम चला के बैठा होता है, और वो प्रोग्राम कहाँ पे होते हैं? सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होने से पहले कहाँ पे होंगे? वो रैम के अंदर होंगे, ठीक है। वो रैम के अंदर वेट करेंगे, हर तरफ यहाँ पे लाइन होगी, क्यू होगी, उसको हम क्या कहेंगे? रेडी क्यू। लाइन के अंदर जो प्रोसेस है प्रोग्राम में लग जाएंगे। तो ये शेड्यूलर होता है, प्रोसेस शेड्यूलर। ये काम क्या करता है? फर्स्ट करें रैम के अंदर प्रोसेस P1 आ गया, प्रोसेस P2 आ गया, प्रोसेस P3 आ गया, प्रोसेस P4 आ गया। 4 प्रोसेस है, सीपीयू एक है, तो एक ही वक्त के अंदर कोई एक जाएगा। तो ये शेड्यूलर ही होता है जो कि शेड्यूल करता है कि पहला कौन सा प्रोसेस जाएगा सीपीयू के अंदर, कितनी देर तक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा प्रोसेस जाएगा, उसके बाद कौन सा। तो शेड्यूलर का काम क्या है? शेड्यूलिंग करना। क्या शेड्यूलिंग करना? कि कौन सा प्रोसेस जो है अब इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट के अंदर आएगा और कौन सा प्रोसेस पीछे वेट करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? शेड्यूलिंग। और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस शेड्यूलर, जो कि कर्नल का कंपोनेंट है, वो शेड्यूलिंग का काम करता है। अच्छा जी, ये इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स है जिनको हमने देखना था। अब आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड कैसे होता है रैम के अंदर। जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे कैसे चलता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। बूटिंग कहते हैं ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, ठीक है। अब बूटिंग प्रोसेस हमें क्या पता चलेगा कि कितनी देर तक रहेगा? कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर डेस्कटॉप आने तक, ठीक है। आपका जो डेस्कटॉप होता है, जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है, पूरा तो बूटिंग प्रोसेस हो जाता है, तो स्क्रीन ओपन हो जाती है और वहां पे आपके प्रोग्राम्स, आइकन सारे शो हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। तो बूटिंग क्या चीज है? ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, ठीक है। अब बूटिंग प्रोसेस कितनी देर तक जारी रहता है, हमें कैसे पता चलेगा कि अब बूटिंग प्रोसेस हो रहा है और अब रुक गया है? कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर तक, कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर
आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जब तक डेस्कटॉप नहीं आ जाता, प्रोग्राम्स की आइकन्स हैं, फाइल्स हैं, बटन्स हैं, मेन्यूज हैं, जब तक वो शो नहीं हो जाते तब तक ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब देखें बूटिंग प्रोसेस के अंदर जैसे आपने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, पावर बटन, आपका कंप्यूटर चल पड़ा। ठीक है, सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है, बूटिंग प्रोसेस के दरमियान एक्टिविटीज होती है कुछ, वो कौन सी होती है। अब सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है वो होती है जो बायोस होती है हमारी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ऐसे समझ लें छोटा सा प्रोग्राम है, कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं कि कहां पे होती हैं, ये होती है रोम के अंदर। ये रोम है हमारा, इसके अंदर क्या है, हमारी बायोस है। ठीक है, अब फर्स्ट कर लें, ये हमारी क्या है, रैम है। अब ये हमारा क्या है, सीपीयू है, और ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको आप इनपुट डिवाइसेस कह लें, आईडी, और ये हमारी कुछ आउटपुट डिवाइसेस कह लें जिनको हम ओडी कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे आप बटन ऑन कर, पावर बटन को प्रेस करते हैं, कंप्यूटर ऑन हो जाता है। सबसे जो पहली एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो ये होती है कि रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं बायोस। बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस लोड हो जाती हैं ऑटोमेटिकली किसके अंदर, रैम के अंदर। किसके अंदर लोड हो जाएंगी, रैम के अंदर। अब सवाल ये आता है कि ये बायोस कौन एंटर करता है, रोम को बनाने वाली जो कंपनी होती है, जब कंप्यूटर को बना रहे होते हैं और जब वो रोम को बनाते हैं तो रोम के अंदर वो कंपनी मैन्युफैक्चरर ही इसके अंदर इंस्ट्रक्शन राइट कर देते हैं। रोम कौन सी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उसको हम रीड कर सकते हैं, लेकिन उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज कौन करेंगे, वही दोबारा करेंगे मैन्युफैक्चरर जिन्होंने रोम को बनाया था। अब पहला प्रोसेस क्या होगा, पहली एक्टिविटी, बायोस जो है वो क्या हो जाती है, लोड हो जाती है। किसके अंदर लोड हो जाती है, रैम के अंदर। अब रैम से वो जाएंगी किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। जब सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होगी तो ये बायोस क्या करेंगी, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सॉरी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, यहाँ पे कैश मेमोरी कह रहे हैं, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ना, उन बायोस उन तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या भेजेंगी, सिग्नल भेजेंगी। ठीक है, चेक करने के लिए कि वो सारे ठीक वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो वर्केबल है या नहीं है, वो फंक्शन परफॉर्म ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब वो सीपीयू के अंदर बायोस एग्जीक्यूट होगी तो बायोस बारी बारी सारे कंपोनेंट जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको वो सिग्नल भेजेंगी। ठीक है, वो सिग्नल भेजेंगी। अब हर हार्डवेयर कंपोनेंट जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, चाहे माउस है, कीबोर्ड है, चाहे स्कैनर है, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस कह लें, मॉनिटर है या प्रिंटर है या कैश मेमोरी कह लें, या जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सारे बायोस के सिग्नल को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद अगर तो वो ठीक वर्क कर रहे हैं तो वो वापस एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेंगे, किसको, बायोस को। किसको भेजेंगे, बायोस को भेजेंगे। अगर तो सीपीयू के अंदर क्योंकि बायोस थी, बायोस के पास वो सिग्नल आ जाएंगे। अगर तो तमाम डिवाइसेस ने जिन्होंने सिग्नल रिसीव किए थे उन्होंने बैक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल बायोस को भेजे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट ठीक वर्क कर रहे हैं, वो मदरबोर्ड के साथ ठीक अटैच है, वो अपने फंक्शन ठीक परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो किसी भी कंपोनेंट ने, फर्स्ट करें कैश मेमोरी ने जो है वापस एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं भेजा, जब वापस एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं आएगा तो बायोस समझ जाएगी कि फलां हार्डवेयर कंपोनेंट मसलन कैश मेमोरी जो है वो ठीक वर्केबल नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई एरर है। जब किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर कोई एरर आ जाता है तो तब हमारे जो कमांड लाइन के ऊपर एक मैसेज भी आ जाता है और हमारे सिस्टम की रेड लाइट भी ऑन हो जाती है। उसका मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई हार्डवेयर के अंदर कोई एरर आ गया है, हमारी कोई डिस्क ठीक नहीं लगी, हार्ड डिस्क या हमारी रैम जो है वो ठीक स्लॉट के अंदर मदरबोर्ड के साथ अटैच नहीं है, या जो हमारी कैश मेमोरी है उसके अंदर एरर है, या हमारा जो माउस है वो ठीक कनेक्ट नहीं है, या हमारा कीबोर्ड निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के एरर क्या आ जाते हैं। ठीक है, ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करने का मेथड है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट। ठीक है, पोस्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है सेल्फ टेस्टिंग। ठीक है, POST, पोस्ट। अब S से मुराद है सेल्फ और T से क्या मुराद है, टेस्टिंग। PO जो है इसका थोड़ा मुझे ज़हन से मिस है। ठीक है, इसको कहते हैं पोस्ट। ठीक है, सेल्फ टेस्टिंग का नाम दिया जाता है इसको। ठीक, अब उसके बाद क्या है, जब ये पता चल जाएगा बायोस को अगर सारे कंपोनेंट ठीक वर्क कर रहे हैं, वो बैक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेंगे बायोस के पास। बायोस समझ जाएंगे सारे कंपोनेंट ठीक वर्क कर रहे हैं, अगर कोई भी कंपोनेंट ठीक वर्क नहीं कर रहा तो बैक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं भेजेगा
और बायोस को पता चल जाएगा कि फलां कंपोनेंट के अंदर एरर है, और स्क्रीन के ऊपर मैसेज देंगे यूजर को कि फलां कंपोनेंट जो है उसके अंदर एरर है, उसको आप क्या करें, ठीक करें, और सिस्टम की रेड लाइट ऑन हो जाएगी और छोटी सी आवाज आती है सिस्टम के अंदर, उसको क्या कहते हैं, बीप कहते हैं। फिर आगे वाला जो बूटिंग प्रोसेस है वहीं पे रुक जाता है। फर्स्ट कर लेते हैं कि सारे कंपोनेंट ठीक वर्क कर रहे थे, बायोस ने उसे वापस जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है वो भी रिसीव कर लिए हैं। अब अगला जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो इसके बाद सेल्फ टेस्टिंग के बाद जो दूसरी एक्टिविटी होती है वो होती है F2 का बटन हमसे मांगता है। मतलब जो यूजर है सिस्टम का उससे एग्रीमेंट लेता है कि क्या आगे फर्दर बूटिंग प्रोसेस करें या नहीं करें। कुछ विंडोज होते हैं जैसे एक्सपी विंडो थी उसके अंदर F2 ये की मांगता था कमांड लाइन के ऊपर। जब आप F2 की प्रेस करते हैं, जब F2 की प्रेस करते हैं तो जो दूसरा काम होता है बायोस का वो क्या होता है कि यहाँ पे आपकी फर्ज करें हार्ड डिस्क है, यहाँ पे क्या है आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो है इस तरह होती है, प्लेटर्स होती है उसके अंदर और वो ट्रैक्स एंड सेक्टर के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। अब हार्ड डिस्क के अंदर ना एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एक फाइलें होती हैं कुछ, उनको हम कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं, F2 बटन के बाद तीसरे पॉइंट में क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR, M से मुराद मास्टर, B से मुराद बूट, R से मुराद रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर होता है, ये कुछ फाइलें होती हैं हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। तो तीसरे नंबर पे बायोस क्या करती हैं, इस मास्टर बूट रिकॉर्ड इस हिस्से के अंदर हार्ड डिस्क के ऊपर जितनी भी फाइलें होती हैं वो तमाम को क्या करती हैं, रैम के अंदर लोड कर देगी। MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड इसके अंदर जितनी भी फाइलें होंगी इसके अंदर लोड कर देगी, रैम के अंदर लोड कर देगी। अब इन MBR ये जो हमारा मास्टर बूट रिकॉर्ड है ना, इसके अंदर मुख्तलिफ फाइलें होती हैं। इसमें क्या होंगी, मुख्तलिफ फाइलें होंगी। इसमें एक फाइल खास करें ये है, इसके अंदर एक फाइल होती है उसको कहते हैं बूट स्ट्रैप, उसको हम क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप, ठीक है। क्योंकि मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर क्या होगी, बायोस इसको लोड करेगी रैम के अंदर, और मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं। इसके अंदर एक फाइल होती है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम की, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम भी इसी मास्टर बूट रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। अब इस बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को बायोस क्या करती हैं, वो सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करवाती है। जब ये सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होगा तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करेगा, हार्ड डिस्क के अंदर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोड कर देंगे इसके अंदर, रैम के अंदर, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, सेल्फ टेस्टिंग, कि बायोस सबसे पहले जैसे बटन ऑन करेंगे बायोस लोड हो जाएगी रैम के अंदर, रैम से सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होंगी। जैसे एग्जीक्यूट होंगे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उसको सिग्नल भेजेगी। अगर सारे हार्डवेयर कंपोनेंट ठीक वर्क कर रहे हैं तो बैक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेंगे और बायोस समझ जाएंगे कि सारे ठीक वर्क कर रहे हैं। अगर वो कोई भी कंपोनेंट ठीक वर्क नहीं कर रहा, बैक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं भेजेगा, फिर बायोस को पता चलेगा उसके अंदर एरर है। यूजर को डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर एरर मैसेज भी जाएगा, रेड लाइट सिस्टम की ऑन होगी और एक बीप छोटी सी आवाज भी आएगी। फर्स्ट कर लेते हैं सारे सिस्टम, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट ठीक वर्क कर रहे थे तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ टेस्टिंग PO, ये मुझे ज़हन से मिस है, इसको क्या कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने क्या कहा था कि फिर F2 यूजर से एग्रीमेंट मांगता है कि फर्दर हम बूटिंग प्रोसेस करें या ना करें। F2 बालों का विंडोज के अंदर मांगता है। जब F2 प्रेस करते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, तीसरे स्टेप के ऊपर बायोस हार्ड डिस्क के अंदर एक मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। ये एक हार्ड डिस्क का छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर क्या होती है, मुख्तलिफ फाइलें होती हैं, उन फाइलों को लोड करता है रैम के अंदर। अब उसके अंदर एक होता है हमारे पास बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है लोड हो जाता है सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर जब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यही बूटस्ट्रैप प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देगा किसके अंदर, रैम के अंदर। अब यहाँ पे देखिए सवाल आता है, हमारी रैम तो होती है फर्ज करें कोई 56 MB की भी होती थी, कोई फर्ज करें कि 1 GB की भी हमारी रैम नहीं है, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, 1 GB की भी हमारी रैम नहीं है। तो क्या होगा, 556 MB की कह लें, इतना हमारी फाइल है, हमारी जो रैम का है वो साइज है। तो जबकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका साइज तो चला जाता है GB के अंदर, जबकि जो हमारी रैम है वो तो है उसका साइज MB के अंदर। तो कैसे इसके अंदर आएगा, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट हमने पढ़ा था कर्नल, ठीक है, वही कर्नल ही सिर्फ लोड हो जाएगा किसके अंदर, रैम के अंदर। और रैम के अंदर जिस हिस्से के अंदर कर्नल आ जाएगा वहां पे यूजर के प्रोसेस जो है, यूजर के प्रोग्राम जो है उस कर्नल वाली स्पेस के अंदर नहीं जाएंगे। जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा कर्नल जो है रैम के अंदर रहता है
और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करता रहता है। अगर कर्नल ही निकल जाए दरमियान में से रैम में से, तो इसका मतलब है कि कर्नल बंद हो जाएगा, वो सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब कर्नल ही सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारा जो डाटा है, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेस हैं, वो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कर्नल ही तो है जो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट ही तो है जो हार्डवेयर के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, हमारे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, तो दरमियान में कर्नल ही अगर निकल जाए तो कर्नल बंद हो जाएगा। जब कर्नल बंद हो जाएगा तो हमारे प्रोग्राम जो है हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जब तक कर्नल सिस्टम ऑन रहता है, कर्नल रैम के अंदर एग्जीक्यूट होता रहता है, और जब सिस्टम बंद हो जाता है तब कर्नल जो है यहाँ से निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना था ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।